हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर आपको सामने लिखा हुआ है इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी हम लोग क्लास 12th का यूनिट नंबर जो 8 है, जिसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसका जो पार्ट 1 है उसके विषय में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी देखेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के विषय में देखिए, बोर्ड पर भी आपको लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, ये मान लीजिए कोई एटम है और ये रहा आपका सेंटर। तो यहाँ पर जैसे एक ऐसा उस बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में होता है जो जिधर जाता है टकरा के रिट्रेस बैक वापस उसी रास्ते में आ जाता है। तो देन वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कोई स्मॉल एंगल से होते हैं, कोई लार्ज एंगल से डेविएट होते हैं, कोई तो बिन ना किसी डेविएशन के ऐसे ही पार हो जाते हैं। तो here we are discussing about the perpendicular distance between the velocity vector and center of nucleus. This is the center of nucleus and this line. तो इन दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इसका भी बात कर सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। And the impact parameter is denoted by B. The impact parameter is denoted by small b. इससे हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर को दिखाते हैं। अब आप लोग से एक छोटा सा सवाल है कि इम्पैक्ट पैरामीटर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि आपको जानना है, देन इम्पैक्ट पैरामीटर का आप मैक्सिमम वैल्यू कितना सोच सकते हैं? 60, 90, 150, 180, और मिनिमम कितना हो सकता है? तो देखिए, मैक्सिमम हो तो इसका वैल्यू आ जाता है 180 डिग्री, और जब बात मिनिमम का होता है तो उस समय ये आपको हो जाता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर या डायरेक्ट बी विल बी मैक्सिमम if angle of scattering, that is
द थीटा वो आपको होना चाहिए 180 डिग्री और उस कंडीशन में जो थीटा का वैल्यू है जब 180 डिग्री हो जाएगा तो इट गिव्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस। बी विल बी मैक्सिमम इफ थीटा विल बी 180 डिग्री। कैसे आता है इसके लिए अभी हम आपको एक्सप्रेशन लिख कर बताएंगे। एंड इट गिव्स द साइज ऑफ एटम। It gives the size of atom. And second one, B will be minimum. B will be minimum if theta बराबर 0 डिग्री and it gives the size of nucleus. It gives the size of nucleus. तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, अंतर है। मैक्सिमम होगा 180 डिग्री और उस समय ये साइज ऑफ एटम को बताएगा। मिनिमम होगा 0 डिग्री जिस समय ये साइज ऑफ न्यूक्लियस को बताएगा। और ऐसा कहाँ से आता है तो इसके लिए जो इसका फॉर्मूला है वो हम आपको लिख देते हैं। बी का जो फार्मूला होता है इम्पैक्ट पैरामीटर जेड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 बाय हाफ mv स्क्वायर। ये आपको फार्मूला होता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर वेयर ऑलमोस्ट एवरी टर्म is well known to you and the discussion here will be discussion about the derivation of impact parameter is not mandatory। यहीं पर आपका जब इम्पैक्ट पैरामीटर बी हेड ऑन कॉलिजन पर जब 0 हो जाता है तो कॉट थीटा बाई 2 बराबर 0 और यहाँ से थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 90। इट इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर 180 डिग्री। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड नाउ we will discuss about the Rutherford atomic model। रदरफोर्ड ने क्या कहे थे, उनके द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल क्या था, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से वो इंस्पायर होके जो एटॉमिक मॉडल दिए उस पर डिस्कशन करने पर सबसे पहले क्या आएगा कि न्यूक्लियस का जो खोज का क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है। तो उन्होंने अपने वेरी फर्स्ट पहले ही स्टेटमेंट में इस चीज़ का डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए रदरफोर्ड
atomic model. And this atomic model was almost completely based on the assumptions, observation and conclusion. इन तीनों चीज़ों का समेसन था। किस चीज़ का ना, उनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा जो फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही उन्होंने बताए थे एटम के विषय में, कुछ उन्होंने पॉइंट्स को दिया था। और वो पॉइंट्स क्या क्या थे देखिए। सबसे पहले उन्होंने, उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ कि इन द सेंटर ऑफ एटम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज विच इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस and the whole mass is supposed to be concentrated at nucleus. फर्स्ट वन, उनका कहना था कि किसी भी एटम का जो सेंटर होता है, कोई भी जो एटम है उसका जो सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए यही एटम है, तो इसका जो सेंटर है इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा एटम का जो मास है वो इस जगह पर, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इस पॉइंट पर। ये फर्स्ट वन हो गया। दूसरा, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट। सेकेंड वन है मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस वैकेंट स्पेस and the total negative charge of electron is equal to total positive charge of the nucleus and hence atom is electrically neutral. क्या कहा गया था? उन्होंने कहा था कि जैसे कोई भी एटम है, मान लीजिए ये एटम है, तो एटम का अधिकतर भाग, पूरा एटम का अधिकतर भाग, जैसे ये आपको सेंटर पे हो गया न्यूक्लियस, तो इसके अलावा ये जो स्पेस दिख रहा है ये अधिकतर भाग खाली होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसी में बिखरे हुए होते हैं। और उन्होंने ये माना था कि टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज ये दोनों इक्वल होता है। एंड चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप यदि यहाँ से टोटल चार्ज निकालिएगा तो हेंस एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज स्केलर है, तो जब आप जोड़िएगा देन इट विल बी एज इट इज़, टोटल पॉजिटिव बराबर टोटल नेगेटिव, ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट क्या दे देगा? 0। अब इसके बाद जो तीसरा अजम्पशन था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तीसरा था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ and the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force between nucleus and electron. किसी भी एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको एटम हो गया, तो एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर
सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। एंड आप लोगों को 11th क्लास से ये नॉलेज होगा कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब एटम के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उस कंडीशन में जो एटम के चारों ओर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कौन देगा? तो वो देता है बिटवीन दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसको प्रोवाइड करता है ये। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। देखिए ये सब तो इसका मतलब आप जाने कि क्या क्या इसका मॉडल था। अब इस मॉडल में जो ड्रॉबैक्स आए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या क्या कमी आया था उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कमी का जब बात करेंगे तो रदरफोर्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, hence electron is an accelerating charge particle, and according to classical electromagnetic theory it emits radiation in the form of electromagnetic wave, and energy of electron continuously decreases, and hence radius of the path decreases and finally the electron falls in the nucleus. In this way we can say that atom cannot be stable, thus Rutherford model of atom gives the unstable model of atom। देखिए इसका हम आपको मीनिंग समझाते हैं कि देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मीन्स इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को आप चाहें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो क्लासिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो कोई भी जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसके अनुसार ये रेडिएशन को इमिट करेगा ड्यूरिंग द मोशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होता है, तो जब ये रिवॉल्व करेगा तो उस समय ये रेडिएशन को इमिट करेगा, एंड रेडिएशन इज द इमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स। तो जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो उस कंडीशन में उस समय क्या होगा न, जैसे ही यहाँ से ये एनर्जी को छोड़ेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो धीरे धीरे जो इसका एनर्जी है, ठीक है, वो डिमिनिश कर जाएगा, और जितना बड़ा पाथ में यह घूम रहा था अब उतना बड़ा पाथ में ये नहीं घूम पाएगा। तो इसका जो पाथ है वो डिक्रीज करने लगेगा। एंड फर्दर ऑन डिक्रीज करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली न्यूक्लियस पर फॉल कर जाएगा, और यदि न्यूक्लियस पर फॉल कर जाता है तो वैसे परिस्थिति में ये ऑलरेडी आपका जो न्यूक्लियस था वो पॉजिटिवली चार्ज था, एंड इसके साथ मिलने के बाद टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव मिलाकर हो जाएगा 0। तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। इस बात को रदरफोर्ड कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये उनका पहला ड्रॉबैक हो गया। क्या बताएं कि न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो दैट इज़ एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एंड क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा, और जब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा तो उस कंडीशन में उससे एनर्जी बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब उससे उसका एनर्जी बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे एनर्जी डिमिनिश करेगा। डिमिनिश करेगा मतलब क्या होगा, घट जाएगा, और जब एनर्जी घट जाएगा तो जो पाथ है वो छोटा होने लगेगा, और पाथ छोटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एटम है वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, और जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इस कंडीशन में हम लोग इस बात को यहाँ से कंप्लीट आइडिया नहीं मिलता है एटम के स्टेबिलिटी का। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये कमी को बताता है कि इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के विषय में बहुत अधिक कुछ नहीं बताए थे। अब जो सेकंड वन है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। इस मॉडल का एक और ड्रॉबैक था कि इसने जो कंटिन्यूअस रूप से स्पेक्ट्रम बाहर आते हैं उसके विषय में भी कोई प्रॉपर आइडिया या नॉलेज हम लोग से शेयर नहीं किए। तो लिख देंगे दिस मॉडल was also unable to explain the continuous emission of spectrum। कंटिन्यूअस रूप से जो स्पेक्ट्रम इमिट होता है उसके विषय में भी कुछ नहीं बताया गया था। तो इन्हीं सब आइडियाज़ को ओवरकम करने के लिए नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक नया फ्रेमवर्क दिए और अपना मॉडल जो दिए उसको हम लोग बोलेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल या नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। अभी तक का जितना भी डिस्कशन में जो कमी आया था रदरफोर्ड का बारे जब हम लोग पढ़े, उनके एटॉमिक मॉडल के बारे पढ़े, तो नील्स बोर ने अपने जो सिद्धांत दिए थे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में सारे ड्रॉबैक से ऊपर आके उसको बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।